ऑफ आवर डिस्कशन इज बेटा दो चीजों के ऊपर पूरी आज की डिस्कशन रहेगी। पहला है क्रोमोसोम और दूसरा है बेटा हमारे पास डीएनए। देखिए आपने अभी तक जो चीजें पढ़ी है ना क्रोमोसोम के बारे में, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल का। आपका मानना ये है कि जो डिप्लॉइड सेल होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते हैं, हैप्लॉइड सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिंगल होते हैं। आपको असल में आज हम क्रोमोसोम का असली वाला कंसेप्ट सिखाएंगे। यानी कि बेटा जरूरी नहीं है कि जो जर्म लाइन सेल है वो हैप्लॉइड सेल हो। हमारे जहन में एक कंसेप्ट है कि जो सोमैटिक सेल है वो डिप्लॉइड होता है, जर्म लाइन सेल क्या होता है हैप्लॉइड होता है। लेकिन आज हम आपको सिखाएंगे बेटा जो जर्म लाइन सेल है ये ट्राइप्लॉइड भी हो सकता है। सोमैटिक सेल डाइप्लॉइड की जगह डिप्लॉइड की जगह हेप्टा हेक्साप्लॉइड भी हो सकता है। कैसे हो सकता है वो आप देखेंगे। फिर हम बात करेंगे बेटा यहाँ पर जो क्रोमोसोम है ये असल में किस चीज से मिलकर बना है। फिर हम बात करेंगे बेटा आपने ये बात तो आपको पता है कि ह्यूमन की डेथ कैसे होती है। ह्यूमन की डेथ होती है जब एक ह्यूमन के ऑर्गन सिस्टम डिजनरेट हो जाता है। लेकिन अगर हम सेल की बात करें, सेलुलर डेथ की बात करें, तो सेल की डेथ कैसे होती है उसका रिस्पांसिबल कौन होता है, वो भी बेटा किसी हद तक क्रोमोसोम्स इसके रिस्पांसिबल होते हैं। फिर हम बात करेंगे बेटा टीलोमियर्स क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे बाइवलेंट के बारे में, टेट्राड के बारे में। टीलोमियर्स कितने होते हैं ह्यूमन के सेल में, टेट्राड कितने होते हैं, बाइवलेंट कितने होते हैं, क्रोमाटिन क्या होता है, सोलिनॉइड लूप क्या होता है, उसके बाद न्यूक्लियोसोम क्या है, हेटेरोक्रोमाटिन क्या है, यूक्रोमाटिन क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन कहां पे होती है, हेटेरोक्रोमाटिन सेल में पाया कहां पे जाता है, ये सारी की सारी डिस्कशन यहां पे रहेगी। समझ आ गई बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर हम बात करें क्रोमोसोम के बारे में तो आपको एक चीज क्लियर करनी है बेटा, क्रोमोसोम क्या होता है। जो क्रोमाटिन की कंडेंस्ड फॉर्म होती है उसको क्या नाम देंगे, क्रोमोसोम का नाम देंगे। क्रोमोसोम असल में बेटा ड्राइव हुआ है दो वर्ड से, पहले लफ्ज आएगा क्रोम। क्रोम का मतलब होता है कलर। क्रोम का मतलब क्या होता है कलर। और जो सोमा होता है ना, सोमा का मतलब होता है बॉडी। सोमा का मतलब क्या होता है बॉडी। यानी कि क्रोम का मतलब कलर और सोमा का मतलब क्या होता है बॉडी। तो ये चीज आपको बेटा याद रखना है। यानी कि क्रोमोसोम का मतलब होगा कलर, बॉडी का हम नाम देंगे। अगर बेटा हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं इट इज प्रेजेंट इन अ स्पीशी, एक स्पीशी के अंदर पाए जाएंगे। और स्पीशी के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपको याद रखना है कि 14 मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जो सबसे कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे आपने कहना है कि वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज प्रेजेंट इन पेनिसिलिन, और वो आपकी बुक के अंदर भी लिखा गया है। इज दैट क्लियर। तो सबसे ज्यादा 1440 क्रोमोसोम हो सकते हैं और सबसे कम कितने हो सकते हैं, सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो सकता है। इज दैट क्लियर। ओके, अब बेटा क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को जरा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बेटा ये हमारे पास होता है जहां पर दो क्रोमैटिड्स आके आपस में मिलते हैं, उसको हम पॉइंट को क्या नाम देते हैं, सेंट्रोमियर का। अब बेटा ये जो सेंट्रोमियर है, इस वक्त अगर मैं सेंट्रोमियर की बात करूंगा तो हम कहेंगे ये हैप्लॉइड सेंट्रोमियर है। ये क्या है, हैप्लॉइड सेंट्रोमियर है। लेकिन अगर बेटा ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम, अगर मैं इस क्रोमोसोम की बात करूं तो बेटा आपने कहना है कि ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम नहीं है, सेंट्रोमियर नहीं है। ये जो सेंट्रोमियर है, देखिए अगर आपको क्रोमोसोम इस शेप में दिखाई दे रहा है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ये जो सेंट्रोमियर है ये हैप्लॉइड नहीं है, बल्कि ये सेंट्रोमियर कौन सा है, डिप्लॉइड है। ये कौन सा सेंट्रोमियर है, डिप्लॉइड सेंट्रोमियर है। क्योंकि यहाँ पर बेटा हर जो क्रोमैटिड है उसकी दो आइडेंटिकल कॉपीज मौजूद है, तो डिप्लॉइड सेंट्रोमियर मौजूद है। इज दैट क्लियर। ओके बेटा हम फिर ये बात करेंगे, अगर क्रोमोसोम की बात करें ना, क्रोमोसोम में पहली जो दबी हुई जगह होती है उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम सेंट्रोमियर का नाम देते हैं। या बेटा हम इसको एक सेकंड नाम देते हैं, हम कहते हैं दिस वन इज नोन एज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्या नाम देंगे, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का नाम देंगे। बेटा प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा क्रोमोसोम के ऊपर किसी और पॉइंट पर अगर कोई इस तरह से डिप्रेशन आ जाता है, यानी कि कोई जगह दब जाती है, बेटा उस पॉइंट को, वो जो दबी हुई जगह होगी, हम उसको क्या नाम देंगे, हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज अ सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। उसको हम बेटा क्या नाम दे देंगे, हम कहेंगे कि ये जो कंस्ट्रिक्शन होगी इसका नाम क्या होगा, इसको हम नाम देंगे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन का नाम दे देंगे। बेटा ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, इस सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के ऊपर वाली साइड पर जो क्रोमोसोम का रीजन होगा, ये वाला जो क्रोमोसोम का रीजन होगा बेटा हम इसको नाम देंगे सैटेलाइट क्रोमोसोम। क्या नाम देंगे, सैटेलाइट क्रोमोसोम का नाम दे देंगे। इज दैट क्लियर। सैटेलाइट क्रोमोसोम क्या होता है, आपने कहना है कि एक क्रोमोसोम उसका पहला जो दबी हुई जगह है उसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहेंगे। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा अगर क्रोमोसोम में कहीं पे और दबी हुई जगह होगी तो उसको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन का नाम देंगे। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के ऊपर जो क्रोमोसोम का रीजन होगा यहाँ पर, उसको हम क्या नाम देंगे, हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज अ सैटेलाइट क्रोमोसोम का नाम दे देंगे, जो कि मिलकर बना हुआ होता है बेटा सैटेलाइट डीएनए से। किससे मिलकर बना है, सैटेलाइट डीएनए से मिलकर बना होता है। यानी कि हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में पढ़े तो बेटा हम इसको कहते हैं सैट
SAT DNA भी कहते हैं। अब ये जो SAT DNA होता है बेटा, ये असल में इन्वॉल्व होता है NOR के लिए। NOR stands for Nuclear Organizing Regions। इसके लिए ये स्टैंड होता है, इसका एब्रिविएशन क्या है? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन के लिए बेटा ये स्टैंड होता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। तो बेटा अगर आप याद रखें न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन का मतलब क्या होता है? सपोज दैट बेटा अगर हम एक सेल डिवीजन की बात करते हैं तो हम कहते हैं सेल डिवीजन में प्रोफेज होता है, आपने चैप्टर नंबर 21 में पढ़ा था। प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, फिर बेटा वो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर जो इन्वेलप होती है वो टूट जाती है, और टेलोफेज में दोबारा से न्यूक्लियर इन्वेलप बनता है। अब न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से टेलोफेज में कैसे बनता है? आपने कहना कि टेलोफेज में दोबारा से न्यूक्लियर इन्वेलप बनाने के लिए जो सीक्वेंस, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किसके पास होगी? SAT DNA के पास होगी। और देखिए इसी वजह से लिखा गया कि जो SAT DNA है वो किसके अंदर इन्वॉल्व होगा? वो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन में इन्वॉल्व होगा, यानी कि जो न्यूक्लियस है या न्यूक्लियर इन्वेलप है, इसकी जो फॉर्मेशन है उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो इस क्रोमोसोम के पास प्रेजेंट होगी। इज दैट क्लियर? सैटेलाइट क्रोमोसोम समझ में आ गया? अच्छा बेटा अगर हम क्रोमोसोम की बात करते हैं ना, क्रोमोसोम के बिल्कुल एंड वाले जो टेल सेक्शन होती है, इन टेल सेक्शन के ऊपर बेटा क्या होता है? हम कहते हैं टेल सेक्शन के ऊपर ना मौजूद होती है एक स्पेशल नॉन कोडिंग सीक्वेंस। एक स्पेशल किस्म की नॉन कोडिंग सीक्वेंस बेटा मौजूद होती है। वो जो स्पेशल किस्म की नॉन कोडिंग सीक्वेंस होगी हम उनको नाम देंगे टीलोमर्स का। क्या नाम देंगे? टीलोमर्स का नाम देते हैं। तो बेटा याद रखना टीलोमर्स के दो काम होते हैं। टीलोमर का पहला काम ये होता है कि ये देखिए ये कोडिंग वाला हिस्सा है, ये कोडिंग वाला हिस्सा है। ये कौन सा रीजन है? कोडिंग वाला रीजन है। अब बेटा जो नॉन कोडिंग रीजन है, यानी कि ये जो नॉन कोडिंग रीजन मैंने ऊपर लिख के दिया है बेटा, ये टीलोमेर है। टीलोमर्स क्या करते हैं? असल में बेटा ये प्रोटेक्ट करते हैं। टीलोमर्स क्या करेंगे? आप कहेंगे प्रोटेक्ट द कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए, प्रोटेक्ट द कोडिंग पोर्शन ऑफ डीएनए। कोडिंग पोर्शन का मतलब बेटा वो पोर्शन जो क्या करता है, जो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ये उस पार्ट को क्या करते हैं? कोड करते हैं। समझ आ गई बात? यानी कि बेटा ये जो पोर्शन होगा, ये पोर्शन के पास किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। होता कुछ इस तरह से है, जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है, बात मैकेनिज्म को समझना। एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024। इस तरह से बेटा जब सेल्स डिवाइड होते हैं तो सेल्स की डिवाइड होने से पहले, सेल की डिवाइड होने से पहले एक फेज आता है। उस फेज को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं दिस फेज इज नोन एज अ, हम उस फेज को बेटा एक नाम देते हैं इंटरफेस। क्या नाम देते हैं? इंटरफेस का नाम देते हैं। और इंटरफेस के अंदर एक और स्पेशल सबस्टेज आता है जिसको एस फेज का नाम देते हैं। एस फेज के अंदर क्या होती है बेटा? डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। क्या होती है? डीएनए की रेप्लिकेशन का मतलब जेनेटिक मेकअप जो होगा वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। अब बताने का मकसद ये है कि बेटा जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होगा, डिवाइड होने से पहले उसको इंटरफेस में जाना पड़ेगा, इंटरफेस में उसको एस फेज में जाना पड़ेगा। एस फेज का मतलब डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। बेटा जब डीएनए की रेप्लिकेशन होगी उस वक्त इस टीलोमर का कुछ ना कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो रेप्लिकेट नहीं होगा। यानी कि एक क्रोमोसोम नीचे वाले सेल में आएगा तो टीलोमर का कुछ हिस्सा लॉस हो जाएगा, फिर वो मजीद डिवाइड होगा, फिर लॉस हो जाएगा, फिर लॉस होता जाएगा, फिर लॉस होता जाएगा, फिर लॉस हो जाएगा। फिर जब उसका टेल सेक्शन ही उठ गया, अब क्रोमोसोम का वो हिस्सा जो पूरे क्रोमोसोम की हिफाजत कर रहा था, अगर वो पूरा हिस्सा ही उठ जाए तो बेटा क्या होगा? वक्त के साथ साथ ये जो क्रोमोसोम होगा इसका जो जेनेटिक मेकअप है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला काम ये है कि टेलोमेयर क्रोमोसोम्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और बेटा जब जेनेटिक मेकअप लॉस होना शुरू हो जाता है उसके नतीजे में क्या हो जाएगी? सेल की डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेल की डेथ हो जाएगी। सेल की डेथ में हम कहते हैं कि एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है जिसका नाम होता है एपोप्टोसिस। याद है कि नहीं? अब वो जो एपोप्टोसिस है बेटा वो सेल क्यों करता है? क्योंकि सेल का जो टीलोमर है वो खत्म हो गया। सेल के टीलोमर खत्म हो गए तो सेल का ये वाला रीजन भी खत्म हो गया, क्रोमोसोम वाला रीजन भी खत्म हो गया। तो सेल ने क्या कर लिया? डेथ कर लिया एपोप्टोसिस के जरिए से। अब कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर टीलोमेर्स दोबारा से बन सकते हैं, कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनमें टीलोमेर्स दोबारा से बन सकते हैं। याद रखना जो टीलोमर्स होते हैं बेटा ये सिर्फ यूकेरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाए नहीं जाते। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है बेटा वो सर्कुलर होता है, सर्कल की फॉर्म के अंदर। तो सर्कल की फॉर्म के अंदर कहां पे टीलोमर्स बनाएंगे? बना नहीं सकते। तो जो टीलोमर्स होंगे इट इज प्रेजेंट ओनली इन द यूकेरियोट्स बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल बिकॉज़ इन प्रोकैरियोटिक सेल ड्यू टू द सर्कुलर डीएनए, इस वजह से सर्कुलर डीएनए की वजह से ये मौजूद नहीं होते। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके बेटा फिर मैंने बात की कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो टीलोमर्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? वो बेटा मैंने कहा कि आपके पास दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं। जैसा कि बेटा अगर हम बात करते हैं कैंसर सेल के बारे में, कैंसर सेल्स, जो कैंसर सेल्स होते हैं हम कहते हैं कैंसर सेल ऐसे सेल जो बड़ी तेजी से डिवाइड हो रहे हैं।
नॉर्मल सेल की निस्बत बहुत तेजी से डिवाइड हो रहे हैं। तो बेटा आपका क्वेश्चन ये बन सकता था कि कैंसर सेल जो है अगर वो तेजी से डिवाइड हो रहे हैं तो उनके टीलोमेयर्स लॉस नहीं हो रहे, उनकी डेथ नहीं हो सकती, नहीं होती। क्यों? क्योंकि बेटा जब कैंसर सेल 1 से 2 में डिवाइड होगा ना, फर्स्ट करें जब ये डीएनए रेप्लिकेशन हुई, रेप्लिकेशन के दौरान ये वाला जो पार्ट है ये लॉस हो गया, ये रेप्लिकेशन के दौरान थोड़ा सा पार्ट लॉस हो गया, तो बेटा ये क्रोमोसोम क्या करेगा, अपने लॉस हुए पार्ट को दोबारा बना लेगा। बात है खत्म। इज दैट क्लियर? तो इसी वजह से जो कैंसर सेल है वो बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं। अब मुझे कोई बता सकता है कि बेटा ये जो सैटेलाइट क्रोमोसोम है या जो टीलोमर है, इन दोनों में से फर्क क्या होता है? फर्क क्या होता है? देखिए दोनों टेल सेक्शन पे मौजूद है, सैटेलाइट भी उसी को नाम दिया, टीलोमर भी उसी का नेम है, तो दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क इसमें ये होता है बेटा, जो टीलोमर्स होते हैं वो हर एक क्रोमोसोम में मौजूद होते हैं, हर एक क्रोमोसोम के टेल पे पाए जाएंगे, हर एक क्रोमोसोम के। लेकिन जो सैटेलाइट क्रोमोसोम होगा वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की दूसरी साइड पर मौजूद होगा, लेकिन ये सिर्फ चंद एक क्रोमोसोम में पाए जाएंगे, जैसा कि क्रोमोसोम नंबर बेटा 15, क्रोमोसोम नंबर 16, क्रोमोसोम नंबर 22, इस तरह से चंद एक क्रोमोसोम के अंदर बेटा ये पाए जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो होपफुली यहां तक आपको टीलोमेयर्स और उसके बाद ये जो सैटेलाइट क्रोमोसोम है इनके काम और फंक्शन क्लियर है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? टीलोमेयर्स को दोबारा से रीजनरेट मैंने कहा कौन करेगा? कैंसर सेल बेटा, इसके अंदर एक स्पेशल किस्म का एंजाइम होता है जिसको हम नाम देते हैं टीलोमेरेज एंजाइम। ये जो टीलोमेरेज एंजाइम होता है ये इसके दोबारा से बेटा इसके लॉस्ट पास को रीजनरेट कर देता है। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम बेटा बात करते हैं क्रोमोसोम्स की कुछ टाइप्स के बारे में। क्रोमोसोम्स की अगर हम टाइप्स की बात करें तो बेटा क्रोमोसोम की पहली एक टाइप आती है जिसको हम नाम देते हैं मेटासेंट्रिक का। क्या नाम देंगे? मेटासेंट्रिक। अब मेटासेंट्रिक क्या होता है बेटा? हमने कहा कि जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के दो रीजन होते हैं। क्रोमाटिड बहुत पुरानी चीज है, हमने कहा कि क्रोमाटिड की जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग आर्म एंड शॉर्ट आर्म। फिर हमने कहा कि लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म भी पुरानी चीज हो गई, कि अगर हम एनसीईआरटी का सिलेबस डाल लेते हैं या सीबीएसई का सिलेबस डाल लेते हैं तो बेटा वहां पर ये इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट आर्म के लिए पी आर्म कहते हैं और जो लॉन्ग आर्म होता है उसको क्या कहते हैं? क्यू आर्म कहते हैं। पी का मतलब होता है पेटाइट और क्यू आर्म लॉन्ग आर्म के लिए इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि क्यू जो होता है वो पी के हमेशा बाद में आता है, इसी वजह से। ओके बेटा, मेटासेंट्रिक का मतलब एक ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमेयर दोनों आर्म के बीच में मौजूद है। यानी कि ये आपके पास बेटा फर्स्ट करें कौन सा आर्म आ गया? पी आर्म। ये कौन सा आ गया? क्यू आर्म। बेटा अगर पी आर्म और क्यू आर्म दोनों आर्म बराबर होंगे तो यानी कि जो आपके पास बेटा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन वाला रीजन है या आपके पास ये जो सेंट्रोमेयर वाला रीजन है ये पी आर्म और क्यू आर्म के बीच में मौजूद होगा, हम इसको क्या नाम देंगे? मेटासेंट्रिक का नाम देंगे। बेटा दूसरा आ गया सब मेटासेंट्रिक। देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्या होता है बेटा? आपने कहना है कि अगर बेटा जो सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर का मतलब बेटा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एरिया। बेटा सेंट्रोमेयर और काइनेटोकोर में फर्क क्या होता है ये मैं आपको क्लियर करवा देता हूं अभी। देखिए ये आपके पास आ गया सेंट्रोमेयर। इस सेंट्रोमेयर के ऊपर ना एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। सेंट्रोमेयर के ऊपर एक प्रोटीन का प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या नाम देते हैं? काइनेटोकोर का नाम देते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो याद रखना सेंट्रोमेयर के ऊपर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम काइनेटोकोर होता है। इज दैट क्लियर? अब बेटा ये जो सेंट्रोमेयर है ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एरिया के इस तरह पाया जाए कि एक साइड पर बेटा जो पी आर्म है वो छोटा हो जाए और क्यू आर्म क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। हम उसको क्या नाम देंगे? सब मेटासेंट्रिक। यानी कि जो सेंट्रोमेयर है वो मिडिल में तो नहीं है लेकिन मिडिल के करीब है, मिडिल के करीब है। तो हम कहेंगे बेटा एक साइड पर जो पी आर्म है, पी आर्म स्मॉल हो गया, पी आर्म स्मॉल हो गया और जो क्यू आर्म है वो क्या हो गया? लार्ज हो गया। किस केस के अंदर? सब मेटासेंट्रिक के अंदर। तीसरा हमारे पास बेटा केस होता है टीलोसेंट्रिक। टीलोमेयर और टीलोसेंट्रिक अलग चीजें हैं। टीलोमेयर याद है ना क्या कहा मैंने? अब बेटा टीलोमेयर का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है ये इस तरह से एक साइड पर मौजूद हो कि क्यू आर्म बड़ा हो जाए, क्यू आर्म इज लार्ज, लेकिन बेटा जो पी आर्म है वो विजिबल ना हो। पी आर्म जो है वो विजिबल ना हो। देखिए पी आर्म, टीलो का मतलब टेल, टीलो का मतलब टेल। अगर प्राइमरी जो हमारे पास बेटा कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है वो टेल ऑफ क्रोमोसोम पे मौजूद होगा तो उसे टीलोसेंट्रिक का नाम देंगे। इस सूरत में हम कहेंगे कि हमारे पास बेटा जो पी आर्म है इज नॉट विजिबल, वो विजिबल नहीं होगा। अच्छा जी, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और चौथा आ जाएगा एक्रोसेंट्रिक। क्या नाम देंगे? एक्रोसेंट्रिक का नाम देंगे। एक्रोसेंट्रिक बेटा आपने समझ आना है कि जब बेटा वो टेल पे ना हो, टेल के करीब हो, टेल पे ना हो, टेल के करीब हो। जैसा कि ये बेटा छोटा सा पी आर्म और ये दरमियान में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और बड़ा सा ये आ गया क्यू आर्म। अब देखिए टेल पे नहीं है, टेल के करीब है तो हम कहेंगे वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल कौन सा आर्म? पी आर्म और बेटा लार्ज क्यू आर्म मौजूद होगा। इज दैट क्लियर?
तो बेटा हम इसकी शेप्स भी बना सकते हैं। अगर बेटा हम इसकी बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक की, तो सब मेटासेंट्रिक आपके पास देखिए एल शेप में बन रहा है कुछ। अगर मैं इसकी शेप थोड़ी चेंज कर देता हूँ, ये देखिए ये पी आर बेटा ऐसे अरेंज कर देता हूँ, तो कौन सी शेप बन गई? एल शेप। ठीक है, इसी तरह से बेटा इसकी अगर हम बात करते हैं क्लिरोसेंट्रिक की, कौन सी शेप बन गई? आई शेप। आई शेप, राइट, आई शेप। इसकी बात करें तो बेटा ये कौन सी शेप बन रही है? जे शेप। जे शेप, समझ आई? तो आई शेप, जे शेप या फिर एल शेप जो क्रोमोसोम होते हैं वो इन्हीं का दूसरा नेम होता है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता। अब बात ज्यादा क्लियर है? ओके, क्रोमोसोम्स के बारे में और क्रोमोसोम्स के नंबर्स के बारे में देखिए। बच्चों को जो कंसेप्ट दिया जाता है ना क्रोमोसोम्स के नंबर के हवाले से, उन्हें सिर्फ ये चीज बताई जाती है कि जो डिप्लॉइड सेल होता है, जो सोमैटिक सेल है वो एक डिप्लॉइड सेल है, और जो जर्मलाइन सेल होता है वो कौन सा सेल है? हैप्लॉइड सेल होता है। ये चीज आप लोग पढ़ के आए ना कि जो सोमैटिक सेल होता है वो कौन सा सेल है? सोमैटिक सेल इज डिप्लॉइड, और जो आपके पास बेटा जर्मलाइन सेल होता है वो आपके पास कौन सा होता है? हैप्लॉइड होता है। लेकिन बेटा आज आप देखेंगे यहाँ पर कि जो जर्म सेल है वो जरूरी नहीं है कि हैप्लॉइड हो, और सोमैटिक सेल जरूरी नहीं है कि डिप्लॉइड हो। असल में बेटा अगर हम बात करें यहाँ पे सोमैटिक सेल्स के बारे में, तो सोमैटिक सेल क्या होता है? स्पीशीज स्पेसिफिक सेल होता है। देखिए हमें पता है कि हर स्पीशीज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम खास होते हैं, जैसा कि हमारी बॉडी में हमारे सेल में 46, इसी तरह से 48, पोटैटो के अंदर, फ्रॉग के अंदर 26। हर स्पीशीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे? स्पेसिफिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं। वो हम क्या कहेंगे? वो हम कहेंगे वो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो उनके किस सेल में पाए जाएंगे? सोमैटिक सेल में। किस सेल में? सोमैटिक सेल में। तो हम बेटा कहेंगे कि जो सोमैटिक सेल है, या फिर उसका हम दूसरा नाम क्या देंगे? हम कहेंगे सोमैटिक सेल, या फिर जो स्पीशीज स्पेसिफिक सेल, या फिर स्पीशीज स्पेसिफिक जो सेल होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो आपने कहना है कि कितने होंगे। और दूसरा जो सेल होगा वो उनके बॉडी में कौन सा सेल होता है? दूसरा जर्मलाइन सेल। जर्मलाइन सेल। जर्मलाइन सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पीशीज के क्रोमोसोम्स के क्या होंगे? हाफ होंगे। क्या होंगे? हाफ होंगे। अब बेटा जो कांसेप्ट है ना यहाँ पे, पहला कांसेप्ट है हमारे पास बेटा जो लफ्ज डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है, इन दोनों के आखिर में क्या चीज आ रही है? प्लॉइड। लफ्ज क्या आ रहा है? प्लॉइड। अब प्लॉइड का मतलब क्या होता है? देखो प्लॉइड का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट हैव टोटल जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सपोज दैट फर्ज करें एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म में बेटा 15,000 जीन्स है। कितने जीन्स हैं? 15,000 जीन्स है। अब बेटा वो जो 15,000 जीन्स है ना, वो 15,000 जीन फर्ज करें उसके 6 क्रोमोसोम के ऊपर है, यानी उसकी बॉडी में टोटल जीन्स कितने हैं? 15,000 को टोटल के टोटल जीन सिर्फ कितने क्रोमोसोम पर है? 6 क्रोमोसोम पर है। अब बेटा वो जो 6 क्रोमोसोम है जिनके ऊपर वो टोटल जीन उसकी बॉडी के पाए जाते हैं, उस 6 क्रोमोसोम के सेट को क्या नाम देंगे? प्लॉइड। क्या नाम देंगे? प्लॉइड। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे बेटा सेट ऑफ क्रोमोसोम। सेट ऑफ क्रोमोसोम जो कि क्या है? दैट हैव, जो कि रखता है, क्या रखेगा बेटा? that have complete genome, that have complete genome of an organism, हम उसको क्या नाम देंगे? प्लॉइड का नाम देते हैं। अब देखिए आपकी बॉडी में जो कंप्लीट, देखिए वो जो ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मैंने कहा टोटल 15,000 जीन है, इसका मतलब उसका टोटल जीनोम में कितने जीन्स है? 15,000। तो मैंने यही तो लिखा, मैंने कहा सेट ऑफ क्रोमोसोम जिस पर पूरे कंप्लीट जीनोम हो किसी भी जानदार का, वो उस जानदार के क्रोमोसोम को क्या कहलाएगा? प्लॉइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्लॉइड कहलाएगा। प्लॉइड समझ आ गई? अब यहाँ पर हमारी जो चैप्टर है वहां पर लफ्ज इस्तेमाल किए हैं प्लॉइड, फिर बेटा डिप्लॉइड, फिर आएगा ट्राइप्लॉइड, फिर बेटा आता है टेट्राप्लॉइड, फिर बेटा आता है पेंटाप्लॉइड, फिर बेटा आएगा हेक्साप्लॉइड, फिर बेटा आएगा हेप्टाप्लॉइड, फिर बेटा आएगा आपके पास ऑक्टाप्लॉइड, राइट। यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अगर एक जीनोम का सेट होगा, जीनोम या प्लॉइड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन से। अगर उसके अंदर एक सेट होगा हम उसको क्या नाम देंगे? 1n। क्या नाम देंगे? 1n। अब देखिए जरा
बेटा वो जो जानदार था, उस जानदार का टोटल जीनोम कितने क्रोमोसोम पर था? 6 पर। अब 6 क्रोमोसोम का जो एक सेट होगा उसको क्या नाम देंगे? हैप्लॉइड का नाम दे देंगे। इज दैट क्लियर? अब बेटा फर्स्ट करो 6 क्रोमोसोम का सेट वो आ गया। अगर 6 क्रोमोसोम और मिला के रख दूं जो कि हूबहू इसी क्रोमोसोम जैसे ही हो, तो हम कहेंगे एक ही तरह के क्रोमोसोम के कितने सेट हो गए? 2। हम उसको क्या नाम देंगे? डाइप्लॉइड या डिप्लॉइड का नाम दे देंगे। अगर 3 होंगे तो ट्राइप्लॉइड, 4 होंगे तो टेट्रा, 5 होंगे तो देन हेप्टा, ऑक्टा। फिर मजीद चलते जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ तक काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। अब बेटा हम यहाँ पर एक स्पीशी को लेने वाले हैं। स्पीशी है हमारे पास वीट। बेटा अगर हम वीट के सोमैटिक सेल की बात करते हैं, वीट के अगर हम सोमैटिक सेल की बेटा बात करें, तो वीट का जो सोमैटिक सेल होता है ना, सोमैटिक सेल के अंदर आपने याद रखना है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं बेटा दैट इज 42। कितने होते हैं? 42 होते हैं। लेकिन बेटा अगर हम बात करें ना वीट के सोमैटिक सेल की, यानी कि स्पीशीज स्पेसिफिक सेल की, तो बेटा 42 तो है, लेकिन वो हेक्साप्लॉइड होता है। वो क्या है? हेक्साप्लॉइड है। अब इससे क्या पता चला? इससे पता हमें ये चला कि अगर हेक्साप्लॉइड है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि बेटा इसका जो एक प्लॉइड है उसमें कितने क्रोमोसोम आएंगे? 7। 6 उसमें पेयर पाए जा रहे हैं। देखें मैंने कहा कि 6 सेल का मतलब ये होगा कि जो एक प्लॉइड है उसकी उतनी कॉपीज मौजूद है। 6 तो कॉपीज है ना उसके अंदर, लेकिन उसका जो प्लॉइड है वो कितने क्रोमोसोम का बनेगा? वो आपने क्या करना है? 42 को 6 से डिवाइड कर दें, तो कितने क्रोमोसोम कितने हैं उसके अंदर? 7। यानी कि हमने क्या किया? हमने उस 6n को जो था 6 को उसको डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 7 आ गए। यानी कि वीट के अंदर जितने भी जीन्स हैं उसका जो टोटल जीनोम है वो कितने क्रोमोसोम पर है? सिर्फ 7 क्रोमोसोम पर है। अब देखिए उसका जो सोमैटिक सेल है वो डिप्लॉइड नहीं है, तो ये अपने ज़हन से कांसेप्ट निकालो कि जो सोमैटिक सेल है वो डिप्लॉइड होता है। नहीं, सोमैटिक सेल डिप्लॉइड होता है सिर्फ किस केस में? ह्यूमन के केस में। और ये बेटा खुशकिस्मती है, आप ऐसे लग के समझ लें कि ह्यूमन का जो सोमैटिक सेल है, ह्यूमन का जो बेटा सोमैटिक सेल होता है, सोमैटिक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और हमारा जो प्लॉइड होता है वो कितने क्रोमोसोम का होता है? 23 का। यानी कि हमारा जो प्लॉइड है, हमारा जो जर्म लाइन सेल होगा, हमने कहा ना कि जर्म लाइन सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर 46 है, तो जर्म लाइन सेल में कितने होंगे? 23। तो हमारा जो जर्म लाइन सेल है वो बेटा हमारा एक लाख समझ लें कि वो क्या है? हैप्लॉइड है। वो क्या चीज है? हैप्लॉइड है। लेकिन बेटा जो सोमैटिक सेल है वो हैप्लॉइड नहीं होता। हमारा जो सोमैटिक सेल है वो क्या है? डिप्लॉइड है, क्योंकि हमारा जो प्लॉइड है वो 23 का है। डबल करेंगे तो क्या बनेगा? डिप्लॉइड। क्या बनेगा? तो हमारा सोमैटिक सेल डिप्लॉइड होता है, जर्म लाइन सेल हैप्लॉइड होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक सोमैटिक सेल डिप्लॉइड हो। जैसा कि हमने वीट के केस में देखा कि वीट का जो सोमैटिक सेल है वो डिप्लॉइड नहीं है, उसका जो टोटल जीनोम है वो 7 क्रोमोसोम पर है, और वो जो 7 क्रोमोसोम है उसके कितने टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर पाए जा रहे हैं? 6। एक ही तरह के 7 जोड़े हैं, तो इसी वजह से हम उसको हेक्साप्लॉइड का नाम देंगे। लेकिन अगर बेटा मैं बात करता हूँ वीट के जर्म लाइन सेल की, तो मुझे बताइए उसके जर्म सेल में कितने होंगे? जर्म लाइन सेल में कितने होंगे? 21 होंगे क्रोमोसोम। तो बेटा वो क्या हैप्लॉइड होगा? नहीं, हैप्लॉइड नहीं होगा, क्योंकि उसका जो टोटल जीनोम है वो कितने क्रोमोसोम पर है? 7 क्रोमोसोम पर। और यहाँ पर कितने? 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा 21 बनता है। इसका मतलब कि बेटा हमारे पास ये प्लॉइड होता तो 7 क्रोमोसोम होते, ये डिप्लॉइड होता तो 14 होते। अब ये क्या है? ट्राइप्लॉइड है। क्या है? ट्राइप्लॉइड है, यानी कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो आपके पास ट्रिपल है, 3 गुना है। लेकिन यहाँ पर कितने थे बेटा? 6 है। दोनों चीजें क्लियर हो गई? बेटा ये चीज याद रखने के सोमैटिक सेल में 42 क्रोमोसोम है, लेकिन वो हेक्साप्लॉइड है। और जो जर्म लाइन सेल है उसमें नो डाउट कि जर्म लाइन सेल में सोमैटिक सेल के बिल्कुल हाफ क्रोमोसोम आते हैं, लेकिन ये चीज याद रखनी है, ये हेक्साप्लॉइड है, तो ये बेटा आप ये नहीं कहेंगे कि ये आपके पास हैप्लॉइड है, नहीं, ये ट्राइप्लॉइड भी हो सकता है। क्लियर? इसी तरह से बेटा अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं बेटा शुगर केन की।
जो शुगर केन होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं बेटा वो होते हैं 80, और वो एक ऑक्टाप्लॉइड स्पीशी है। क्या है? ऑक्टाप्लॉइड स्पीशी होती है। तो बेटा अगर मैं आपको कहूं कि शुगर केन एक ऑक्टाप्लॉइड स्पीशी है और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 80 है, आप मुझे बताइए कि इसका जो प्लॉइड सेल है, जो प्लॉइड है कॉम्बिनेशन, उसमें कितने क्रोमोसोम आएंगे? 80 होंगे। नहीं, अब देखें टोटल क्रोमोसोम उसमें कितने हैं? 80। मैंने कहा कि वो क्या है? ऑक्टाप्लॉइड स्पीशी है, यानी कि 8n है। यानी कि ये मतलब हुआ कि उसकी बॉडी के अंदर जो टोटल जीनोम है वो जितने भी क्रोमोसोम पर है उस क्रोमोसोम की कितनी कॉपीज हैं? 8। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली 80 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो बेटा 8 आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा 10। तो असल में उसका जो प्लॉइड सेल है उसमें कितने क्रोमोसोम है? 10, और उसका जो सोमैटिक सेल है वो ऑक्टाप्लॉइड है। इसी वजह से ऑक्टाप्लॉइड होने की वजह से उसको 8 से मल्टीप्लाई किया गया, तो आंसर क्या आएगा? 80। क्लियर हुई बात? तो शुगर केन की अगर मैं जर्मलाइन सेल की बात करता हूं कि जर्मलाइन सेल में कितने क्रोमोसोम है, तो नो डाउट कितने होंगे? 40 होंगे। लेकिन बेटा वो क्या होगा? हैप्लॉइड होगा कि या कुछ और आएगा? टेट्राप्लॉइड। क्या आएगा वो? टेट्राप्लॉइड आएगा। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से बेटा एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। ये क्रोमोसोम्स का ओरिजिनल कांसेप्ट है। क्लियर है? क्रोमोसोम की कंपोजिशन की बात करें ना, तो क्रोमोसोम बेसिकली दो चीजों से मिलकर बनते हैं। एक आपके पास डीएनए, और दूसरी जो चीज होती है उसको हम नाम देते हैं प्रोटीन्स। डीएनए और प्रोटीन्स, पहले एक जनरल वे में देख लें। साथ में बेटा एक और चीज होती है, दैट इज द आरएनए। डीएनए, प्रोटीन्स और आरएनए मौजूद होता है। अब अगर हम बेटा डीएनए की बात कर लें या आरएनए की बात करें, तो बेटा डीएनए तो समझ में आता है कि जेनेटिक मेकअप है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। प्रोटीन भी समझ में आ रहा है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन्स का एक स्पेसिफिक नेम होगा, हम उनको क्या नाम देंगे? हिस्टोन प्रोटीन का नाम दे देंगे। लेकिन ये आरएनए कहां से आता है? तो आपको याद रखना है कि जो आरएनए होगा वो असल में डीएनए से ही बना हुआ होगा। डीएनए से ही क्या चीज बनेगी? आरएनए बनेगा। एक प्रोसेस आपने पढ़ा था बेटा, प्रोसेस का नेम था ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए से आरएनए बन जाता है, हम उसको नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपके पास एक क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम में अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको तीन बेसिक चीजें देखने को मिलेंगी, डीएनए, आरएनए और साथ में हिस्टोन प्रोटीन्स देखने को मिलेंगी। क्लियर है यहाँ तक? डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे। अब बेटा अगर हम क्रोमोसोम्स को मजीद देखते हैं ना, तो जो क्रोमोसोम है वो असल में हमने कहा डीएनए से मिलकर बने। डीएनए और आरएनए को कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो छोटे छोटे रिपीटिंग सब यूनिट से मिलकर बनेंगे, उनको हम नाम देंगे न्यूक्लियोटाइड का। क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो जीनोम होगा, जो क्रोमोसोम होगा, उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, आपने कहना है तकरीबन 140 मिलियंस। कितने होंगे? तकरीबन 140 मिलियन। उसके अंदर क्या चीज पाई जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स पाई जाते हैं। क्या चीज पाई जाती है? 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स पाई जाती हैं। अब अगर बेटा इस क्रोमोसोम्स को बढ़ा करके देखने की कोशिश करते हैं तो हमें इस क्रोमोसोम्स के अंदर चंद चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि बेटा लूप डोमेन्स। बेटा सेकंड जो चीज आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको एक सोलिनॉइड देखने को मिलेगा, सोलिनॉइड देखने को मिलेंगे, आपको लूप डोमेन्स देखने को मिलेंगी, और आपको फाइनली मजीद आप इसको देखोगे तो बेटा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक और चीज, हम उसको नाम दे देंगे न्यूक्लियोसोम। क्या नाम देंगे? बेटा फिजिक्स के अंदर भी सोलिनॉइड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस तरह से फिजिक्स के अंदर आपने एक सोलिनॉइड पढ़ा था कि कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है, इसी तरह से जो जेनेटिक मेकअप है वो भी कंप्रेस्ड फॉर्म होके सोलिनॉइड की शेप में आता है। इस वजह से हमने यहाँ पे कहा सोलिनॉइड्स होंगे, फिर लूप डोमेन्स बनेंगे, फिर क्या होंगे? न्यूक्लियोसोम्स होंगे। क्लियर है? तो अब न्यूक्लियोसोम्स की हम बात कर लेते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक था ना बेटा वो न्यूक्लियोसोम ही है। अगर हम न्यूक्लियोसोम की बात करते हैं ना, तो बेटा न्यूक्लियोसोम जो होता है वो असल में मिलकर बनता है 8 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल। 8 हिस्टोन प्रोटीन, 8 हिस्टोन
प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स और साथ में उसके ऊपर लिपटा हुआ क्या होगा, आपने कहना डीएनए। 8 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल और उसके ऊपर क्या चीज लिपटी हुई होगी, डीएनए। अब जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ना बेटा, 8 मॉलिक्यूल्स तो होंगे, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन की 5 टाइप्स होती हैं। एक होगा H1, एक होगी बेटा आपके पास H2A, फिर आएगी H2B, H3 एंड H4। ये एक हिस्टोन आ गया H1, ये आ गई बेटा दूसरी H2A, H2B, ये आपके पास बेटा आ गई H3, H4, 5 हो गए। यहाँ पे फिर आ गया H1, यहाँ पे फिर आ गया H1 और यहाँ पर आ गया H4। तो 8 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल बन गए। अब इन 8 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के ऊपर ना इस तरह से अच्छी लिपटी हुई आपको देखने को मिलेगी, डीएनए देखने को मिलेगा। और ये जो टोटल स्ट्रक्चर्स आपको ऐसा देखने को मिलेगा ना, ये टोटल जो स्ट्रक्चर होगा, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोसोम्स का नाम देंगे। क्लियर है बात? क्या नाम देंगे इसको, न्यूक्लियोसोम का हम नाम दे देंगे यहाँ पर। अब बेटा अगर न्यूक्लियोसोम की बात करें ना, तो सोचने वाली बात ये है कि जो न्यूक्लियोसोम होता है असल में डीएनए और प्रोटीन के मिलने से बनता है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से जो डीएनए है वो इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटा हुआ है? तो बेटा हमें पता चलता है कि अगर हम हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं तो हिस्टोन प्रोटीन में 2 अमीनो एसिड बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। उनमें से एक होता है आर्जिनिन और दूसरा होता है लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन। अब ये जो आर्जिनिन और लाइसिन होता है ना बेटा, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। अब देखें हिस्टोन प्रोटीन का ग्लोबुलर शेप, हिस्टोन प्रोटीन मिलके बने आर्जिनिन लाइसिन से, यानी कि चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव। डीएनए की बात करें तो बेटा डीएनए के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। बेटा डीएनए के ऊपर चार्ज नेगेटिव क्यों होता है? डीएनए के ऊपर चार्ज नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड है कि नहीं। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फास्फेट ग्रुप। अब जो फास्फेट ग्रुप होता है बेटा, फास्फेट ग्रुप को ओपन करें तो बेटा आपको वहां पे देखने को मिलेगा H3PO4 के फॉर्म के अंदर फास्फोरिक एसिड इस तरह से। अब ये जो चौथा ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, क्योंकि ये डीएनए का पार्ट है, इसी वजह से बेटा फास्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए के ऊपर चार्ज भी कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। अब डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, और बहुत मजबूती से टाइटली बाउंड हो जाएंगे और उनका बाउंड होने से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोसोम का नाम दे देंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके। फिर बेटा हम बात करेंगे यहाँ पर क्रोमाटिन की। देखिए जो क्रोमोसोम है वो हमें समझ में आ गया, क्रोमोसोम हमें दिखाई देंगे ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। कब दिखाई देंगे, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब बेटा 2 प्रोसेस हो सकते हैं, या तो माइटोसिस में या फिर मियोसिस, दोनों में दिखाई देगी। लेकिन अगर बेटा हम बात कर लेते हैं इंटरफेज में, इंटरफेज में चूंकि सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो आप कहेंगे कि आपको क्रोमोसोम दिखाई नहीं देंगे। आपको अगर बेटा एक और चीज दिखाई देगी, आप इसको क्या नाम देंगे, क्रोमाटिन का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, क्रोमाटिन का नाम देंगे। अब क्रोमाटिन की बात करें तो बेटा क्रोमाटिन असल में 2 तरह के होते हैं, एक होगा हेटेरोक्रोमाटिन और फिर दूसरा होता है हमारे पास यूक्रोमाटिन। हेटेरोक्रोमाटिन एंड यूक्रोमाटिन। अगर बेटा हम हेटेरोक्रोमाटिन यूक्रोमाटिन की बात करें ना तो आपको चीज याद रखनी है, हेटेरोक्रोमाटिन असल में पाया कहां जाता है। सपोज दैट दिस वन इज योर न्यूक्लियस। बेटा न्यूक्लियस का जो पेरिफेरल रीजन होगा, ये वाला साइड वाला जो रीजन होगा, न्यूक्लियस के साइड वाले रीजन पे जो क्रोमाटिन पाया जाएगा उसको क्या नाम देंगे, हेटेरोक्रोमाटिन। और जो सेंटर में यहां पर पाया जाएगा उस क्रोमाटिन का नाम क्या होगा, यूक्रोमाटिन। तो यूक्रोमाटिन हमेशा सेंटर में पाया जाएगा और जो पेरिफेरल में पाया जाएगा, पेरिफेरल रीजन में पाया जाएगा, उसको क्या नाम देंगे, हम नाम देंगे हेटेरोक्रोमाटिन का नाम देते हैं। बेटा जो हेटेरोक्रोमाटिन होता है ना वो कंडेंस्ड होता है, जो टाइटली पैक्ड क्रोमाटिन होगा ना उसका नाम क्या होगा, हेटेरोक्रोमाटिन। टाइटली पैक्ड, कौन सा, टाइटली पैक्ड क्रोमाटिन। टाइटली पैक्ड क्रोमाटिन कौन सा होगा, हेटेरोक्रोमाटिन। और बेटा जो लूजली पैक्ड होगा, जो लूजली पैक्ड होगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, लूजली पैक्ड क्रोमाटिन इज नोन एज यूक्रोमाटिन का नाम दे देंगे।
क्लियर होगी बात? तो बेटा हेटेरोक्रोमैटिन आ गया और यूक्रोमैटिन आ गया। अब हम बात करते हैं बेटा हेटेरोक्रोमैटिन में क्या डीएनए की रेप्लिकेशन होती है कि नहीं? सर काफी है इतना। ओके, दो पॉइंट्स में बात करते हैं। बेटा हेटेरोक्रोमैटिन मैंने कहा कि टाइटली पैक्ड होता है। तो बेटा जब एक चीज टाइटली पैक्ड है तो बेटा उसकी कॉपी बन ही नहीं सकती। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो टाइटली पैक्ड होगा वहां पर आप कहेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होने वाली, डीएनए रेप्लिकेशन कह लें या तो बेटा ट्रांसक्रिप्शन कह लें, ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होने वाला यहाँ पर। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम दूसरी साइड बात करते हैं तो आप कहेंगे कि वहां पे बेटा आपके पास जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा वो वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। यूक्रोमैटिन के अंदर आपको रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस देखने को मिलेगा। रेप्लिकेशन प्लस ट्रांसक्रिप्शन, क्लियर है बात यहाँ तक? चलो जी बेटा एक आखिरी और पॉइंट बता दें, 5 लिंकर प्रोटीन्स पढ़ी हैं, 5 प्रोटीन सॉरी हमने हिस्टोन प्रोटीन्स पढ़ी है न्यूक्लियोसोम के अंदर। अब इन 5 प्रोटीन में से जो H1 होती है ना, ये ऐसी हिस्टोन प्रोटीन है जिसको हम क्या नाम देंगे? लिंकर प्रोटीन। क्या नाम देंगे? लिंकर प्रोटीन का नाम देंगे। ये जो प्रोटीन होती है ये असल में लिंक करवाती है जो आपके पास डीएनए होता है उसका इन प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल के साथ। जो लिंक करवाने का काम है वो किसका होगा? लिंकर प्रोटीन का। वो क्या होगी आपके पास? H1। क्लियर है बात? तुम्हें क्लियर है?